हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया है आपको, और दूसरी बात सभी एमसीक्यूज करा दिए जितने पॉसिबल हो सकते थे। लगभग उसी एमसीक्यू में आपके सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 8 की वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके बारे में चैप्टर नंबर 7 में जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने भी इसका बेसिक है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसके बाद हम उनके एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे अपने पॉइंट पर आता हूं। चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका यूज क्या करती है? इसका बेसिक आपने पढ़ा था क्लास 9th में। क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 पढ़ी थी और चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को एक प्लेन पर लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं, क्या है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या एक सिस्टम है जो बताता है हमको कि एक पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, एड्रेस क्या होगा, पोजीशन क्या होगी उसकी, है ना? तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। तो क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले लेट्स से, जैसे कि किसी प्लेन को हम 4 पार्ट्स में इक्वल बांट सकते हैं, है ना? मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, धीरे से समझते रहने की करके, है ना? तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, है ना? और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, बच्चों ध्यान समझना, जितनी भी चीजें मैं बोलते जा रहा हूं उनको नोट डाउन करते जाना, है ना? तो एक एक करके पूरा बेसिक हम देख लेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको चैप्टर नंबर 7 का पूरा बेसिक, सभी फॉर्मूले, सभी डेफिनेशंस एक छोटे से वीडियो में पता चल सके, है ना? तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। ये उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, यू नो वेरी वेल। एंड दिस इज द वाई एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और किस पर इंटरसेक्ट करती हैं? जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये आपको पता है। इसके बाद कितने पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया इसने? 4 पार्ट्स में, है ना? These lines divided into 4 equal parts called quadrant. इनको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जैसे लेट्स से एक पॉइंट है, आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर निगेटिव होते हैं, सभी इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ऊपर ये y एक्सिस पर ये y पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर निगेटिव होते हैं, है ना? यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव होते हैं। एक बात और बच्चों, ये फिक्स्ड है ना? आप चाहो तो कितनी भी लंबी लाइन बना सकते हो, है ना? तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पर भी नीचे नेगेटिव, इसलिए हम बोल सकते हैं इनको, ये है O, तो O से X, तो OX इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OX डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की साइड O Y पॉजिटिव Y एक्सिस। मैं जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको नोट करते जाना, है ना? OY ये क्या होगी? पॉजिटिव Y एक्सिस, OY डैश इसको बोलेंगे नेगेटिव Y एक्सिस। जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको ये बोलते जा रहा हूं, ये बेसिक्स, यही ऑब्जेक्टिव है, ये समझ लीजिए आप। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है 10th आपके टर्म फर्स्ट के लिए इसका वेटेज, इस चैप्टर का वेटेज 6 नंबर का है, तो काफी अच्छा वेटेज है। ठीक है, और चैप्टर भी ज्यादा टफ नहीं है। ये चीज हो गई
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको पता है किसी भी पॉइंट की लोकेट करने के लिए आपको, जैसे मैंने आपसे कहा ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है 4,3। आपको पता है ना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट समझते हैं बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट किस फॉर्म में लिखे जाते हैं बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट x, y। सुनते हैं ये करके, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लिखे जाते हैं तो किस टाइप से लिखे जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाता है, पहले x वाली वैल्यू लिखी जाती है, फिर y वाली लिखी जाती है। इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बच्चों एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, x को, इस वाले को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सिसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, है ना, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताई जाती है, इस टाइप से बताई जाती है। तो दिस इज द 4,3, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है 4,3, है ना, ये ऐसे लोकेट किया जाता है। तो हर एक क्वाड्रेंट में एक पोजीशन होगी उसकी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं वो प्लस प्लस टाइप की होते हैं, मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा भी नेगेटिव होगा। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव होगा और दूसरा भी नेगेटिव होगा, माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा आपको बच्चों, पहला प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस का होगा, सेकंड में माइनस प्लस का होगा, थर्ड में माइनस माइनस के होंगे और फोर्थ में प्लस माइनस के होंगे, ठीक है ना। नोट डाउन करना इस चीजों को। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिनके नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, सेकंड में होते हैं माइनस प्लस के, थर्ड में माइनस माइनस के, फोर्थ में प्लस और माइनस के। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आई। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूं क्या होता है। किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट जैसे होती है इस टाइप से होती है। अब अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर आ जाता है तो क्या होती है, तो मैं वो लिख के दिखाता हूं। एनी पॉइंट आप इनको नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। एनी पॉइंट ऑन द x axis, any point on the x axis is form of x, 0। मतलब क्या है कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उन सबका फॉर्म क्या होता है, x, 0 टाइप का होता है। मींस कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। वैल्यू सिर्फ किसकी होगी बच्चों, x की होगी, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताऊं आपको तो क्या होंगे 6, 0। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताऊं तो क्या होंगे -2, 0, है ना। इसी प्रकार बात करें तो एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज फॉर्म ऑफ बच्चों 0, y टाइप का होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपको मैं थोड़ा बता ही सकता हूं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या बताएंगे आप, 0, 4। पहले हमेशा x का लिखा जाएगा, उसके बाद y का लिखा जाएगा, 0, 4। समझ में आया बच्चों? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है ना। अब बात करते हैं कुछ पैरेलल लाइंस की। अगर कोई लाइंस है तो पैरेलल कब होंगी, वो पैरेलल कब होंगी, जब उनकी डिस्टेंस सेम हो।
किसी भी एक एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ऐसे समझ में नहीं आएगा, कुछ अलग बात करते हैं पहले भी। देखो और बताओ, इफ 2 पॉइंट्स, एक चीज और देख लो यहाँ पर, इफ 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 आर इक्वल, अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं देन तो कब इक्वल हो सकते हैं, जब x1 इक्वल टू x2 के होगा एंड y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 होगा। मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये है कि जब x1 x2 के इक्वल हो, y1 y2 के इक्वल हो, तभी 2 पॉइंट्स इक्वल हो सकते हैं। मतलब ये है कि 2,4 है, एक पॉइंट है 4,2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 2 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें y कोऑर्डिनेट 4 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो सिंपल सी है ना एक बात थी, तो मैंने आपको बता दी। एक बात समझ में, तो कुछ और बात समझिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं आपको, तो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। वैसे तो थर्ड चैप्टर की बात है ये, पर इसमें शायद यूज हो सकती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इस चीज से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो किस टाइप की होती है, y इक्वल टू b टाइप की होती है। किस टाइप की होती है बच्चों, y इक्वल टू b टाइप की होती है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो किस टाइप की होगी, x इक्वल टू a टाइप। या आप चाहो तो थर्ड चैप्टर की नोट कर सकती हो, जब थर्ड चैप्टर की वीडियो डालूंगा तो उसमें भी बताऊंगा आपको, है ना। बस चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को। मतलब अगर कोई लाइन ऐसे पैरेलल है इस टाइप से, तो हम बता सकते हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y इक्वल टू b टाइप की होगी, और y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू a टाइप की होगी, है ना। तो इतना ये सब होने के बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ये मैंने जो भी आपको बेसिक बताया अभी, ये था आपका क्लास 9th का। क्लास 10th का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला, जैसा कि इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, तो किन्हीं भी दो चीजों की डिस्टेंस निकाली जाएगी, है ना। तो किस चीज की डिस्टेंस निकाली जाएगी ये आपको थोड़ा सा देखना है ना। तो क्या क्या डिस्टेंस होगी, चलो देखते हैं। तो डिस्टेंस होगी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मतलब सीधा सीधा ये है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। अगर 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट b है x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। मींस हमको निकालना है लेंथ ऑफ ए बी। क्या निकालना है बच्चों, लेंथ ऑफ ए बी। तो क्या फॉर्मूला कहता है, स्क्वायर रूट लगाना है आपको, और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। मतलब समझ में आया बच्चों, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट की, किसी भी शेप के साइड की आपको डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों पॉइंट्स की क्या पता होना चाहिए, हमको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो अगर पॉइंट कोई ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b है x2 y2, तो उनकी हम लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, x2 माइनस x1 लिखना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। या इसको ये भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो अगर मैं ये कहूं कि डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, अगर हमको ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है
तो पॉइंट ए में से पॉइंट बी को क्या कर दो, माइनस करके होल स्क्वायर कर दो, फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट ले लो। आए बात समझ में? ठीक है, इसका वेरिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन। तो क्या करना है, x1 में से x2 को माइनस करके स्क्वायर कर देना है, प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर करके इनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, और इनका प्लस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये यूज क्यों होता है, जैसे आपके पास ट्राइंगल आएगा तो हमें बताना है कि ट्राइंगल में ये होता है, ये होता है, इस टाइप की चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी। तो अब कुछ नोट डाउन करने वाली बात आती है, वो चलो नोट करते हैं एक करके। क्या क्या पढ़ना है इसमें? फर्स्ट, इफ 3 points A, B, C are collinear, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं। ये समझ लो आप कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे कैसे यूज किया जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको चेक करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो लेट्स से जैसे मैंने पॉइंट ऐसे मान लिया, ये A है, ये B है और ये मान लो C है। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि AB प्लस BC इक्वल टू किसके आना चाहिए, AC के आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सिंपल सी बात है, AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स किस पर हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, है ना बच्चों? ठीक है, तो AB प्लस BC इक्वल टू AC। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर आपको बताना है कि 3 पॉइंट्स कौन सी ट्राइंगल की साइड है, आपको बताना क्या है कि 3 पॉइंट्स ये कौन से ट्राइंगल की साइड है, तो कैसे बता सकते हैं, देखो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहीं पे लिख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या आप डायरेक्ट ऐसे ओरिजिन टू द पॉइंट x, y, ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट बात नहीं है। अगर कोई पॉइंट गिवन है x, y, उसकी डिस्टेंस कहां से निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है। तो आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा ये कहें कि अगर हमको कोई एक पॉइंट दिया गया है, उसके डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है, तो सीधी सीधी बात है कि अंडर रूट करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप नोट डाउन करती जाइए एक एक करके चीजें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। तो आइसोस्केल ट्राइंगल किसको कहते हैं बच्चों? तो आपको ध्यान रखना, इफ एनी 2 sides आर इक्वल, आपको क्या करना, क्या होगा कि आपको ऐसी 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो बताइए क्या वो 3 पॉइंट्स आइसोस्केलेस की ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं। तो कैसे बताओगे आप, तीनों साइड निकालना, ए बी बी सी ए सी निकालना। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे वो तीनों साइड किसके वर्टिसेस हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होता है बच्चों, जब ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फोर्थ की बात करें, जैसे मान लो फोर्थ ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब आपको पता है जो लॉन्गर साइड होगी, मैं ऐसे लूंगा, लॉन्गर जो साइड होगी ना, उसका स्क्वायर क्या आ जाए, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा जस्ट अपोजिट लिख दिया है, आपको क्या लिखना है,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना। अरे ये वही है बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चैप्टर नंबर 6 की भी वीडियो जल्दी आएगी आपके सामने। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो आपको पता है कि एच इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो अगर इसका स्क्वायर करें, मतलब 3 साइड निकालनी हमने, उन 3 में से अगर कोई बड़ी साइड आती है उसका स्क्वायर करोगे आप, तो अदर 2 साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट बात करें, अगर तीनों साइड इक्वल अनइक्वल आती हैं तो आपको पता है इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अगर तीनों साइड अनइक्वल आती हैं, तीनों साइड अलग अलग आती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो स्केलेन ट्रायंगल है। इफ 3 साइड्स आर अनइक्वल, देन क्या होगा, वो स्केलेन ट्रायंगल होगा। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया तो इनको नोट कीजिए। अब हम कुछ क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटर्स की, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स हो चुके थे, उसके आगे करते हैं। अब मैंने आपको 4 क्वाड्रेटर ही ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो समझते हैं करके, अगर मान लो एक क्वाड्रेटर जिसके कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटर। अब हमको बताना होगा कि ये चारों वर्टिसेस कौन से क्वाड्रेटर के हैं। तो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, फाइंड ए बी बी सी सी डी डी ए 4 sides and AC and BD 2 diagonals। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, कि 6 डिस्टेंस आपको निकालना होगा, पहला काम। फिर क्या करोगे, सुनो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, इनको अच्छे समझना पड़ेगा आपको। तो क्या करते हैं, अगर मान लो कि ए बी, हम कंडीशन लगाते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इक्वल टू सी डी। आपको एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के बताता हूं, आपको तो समझ में आएगा। ए बी सी और डी, अगर ए बी डी सी के इक्वल आता है एंड ए डी बी सी के इक्वल आता है, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अगर अपोजिट साइड इक्वल आती हैं तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, 2 कंडीशन होंगी, 2। कौन कौन सी होगी, या फिर वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अगर रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल भी क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल आने चाहिए। अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके डायगोनल अनइक्वल आने चाहिए। मतलब ये है, अगर अपोजिट साइड इक्वल आती हैं, डायगोनल इक्वल आती हैं, तो वो उसको कहेंगे हम रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। अपोजिट साइड इक्वल आती हैं, पर हमको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम के होंगे वर्टिसेस। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल आती हैं, तब भी 2 कंडीशन होगी। कौन कौन सी कंडीशन होगी, वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर कब होगा, जब AC इक्वल टू क्या आ जाए, BD। रोम्बस कब होगा, जब AC इज नॉट इक्वल टू BD। जो इसकी कहानी है वो इसकी कहानी है। स्क्वायर और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर डायगोनल इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर है, और डायगोनल इक्वल नहीं होती तो क्या है, वो रोम्बस है ना। तो नोट डाउन कीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ नेक्स्ट चीज देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि इफ 2 पॉइंट्स, तो समझना बच्चों अच्छे से, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ 2 पॉइंट्स, लेट्स से A x1
y1, एक पॉइंट बी है x2 y2। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, एक एनी पॉइंट P, लेट्स से x, y, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक पॉइंट P है जो ए बी लाइन सेगमेंट पर कहीं लाई कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, वो कहीं भी हो सकता है। और जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। क्या समझ में आया कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब AP रेशियो BP क्या है, m1 रेशियो m2 इंटरनली, है ना। आपके सिलेबस में इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है। तो हमको बताना है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट P का सेक्शन मींस पॉइंट P इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो m1 है, सेकंड पार्ट का रेशियो m2 है। तो इसमें जो जिसको डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। ये हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो क्या होंगे, बहुत ध्यान से समझना, याद करने का तरीका आसानी से याद हो जाता है। देखो, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, देखो हम क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखना है ना, स्मॉल ब्रैकेट में। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, जो लिखेंगे वो x कोऑर्डिनेट होगा, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे वो y फॉर्मूला हो। ठीक है ना। तो क्या होता है देखो, सिंपल सी बात है, पहला फॉर्मूला होगा वो x कोऑर्डिनेट का होगा, तो x वाले लेंगे। दूसरा फॉर्मूला होगा वो y वाला होगा, तो y वाले लेंगे। याद करने का तरीका क्या है कि m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या करना है, m1 का अपने x2 से करना है और m2 का x1 से करना है, और डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, रेशियो का प्लस, सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। ऐसे ही हम y का लिखेंगे, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है जो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है, जो दूसरा फॉर्मूला है वो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। कैसे करना है, इसका दूर वाले से इंटू करना है, तो m1 का इंटू x2 से करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर m2 का मल्टीप्लाई x1 से करना है, और डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, सम ऑफ द रेशियो। ठीक है ना। तो ये बात होगी पहली बात। दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो एक पॉइंट आपको दे दिए गए, अगर आपको क्या किया दे दिया गया, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो फाइंड करना है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो क्या करोगे, तो उसका तरीका बताता हूं। इफ गिवन में लिख देता हूं, गिवन है आपको A गिवन है x1 y1, B गिवन है x2 y2, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है x y। तो देन फाइंड द रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए आप क्या मानोगे, लेट द रेशियो के रेशियो 1।
ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताऊंगा आपको कैसे यूज करना, अभी आप नोट डाउन कीजिए। मतलब ये है, जब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आएगा तब तो आप ऐसे कर ही लोगे बताया जैसे, तब आपको m1 m2 मान लेना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रेशियो ही फाइंड करना है, रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो रेशियो को क्या माना करोगे हमेशा, k रेशियो 1। k रेशियो 1 मतलब क्या होता है, k अपॉन 1, k अपॉन 1 मीन्स k, तो k की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे लेट से k की वैल्यू आ गई आपके सामने 1/3, तो आंसर क्या आएगा 1/3। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें। अगर मान लो पॉइंट जो P है वो बिल्कुल बीच में आ गया, पॉइंट P कहां आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया, मतलब ये है कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P। मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो P मिड पॉइंट है, यहां पर तो रेशियो अलग अलग हो सकता है, अगर P बीच में आ गया तो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं करना है आपको, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात, अगर P मिड पॉइंट होगा तो इसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं बच्चों, लिख लेना आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। अगर मिड पॉइंट निकालने के लिए आएगा आपके सामने तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, जिस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, उन दोनों लाइन सेगमेंट के x वालों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, y वाले को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। या फिर सीधी सीधी बात करें हम कि जब रेशियो इक्वल होता है, रेशियो इक्वल होता है तो हम उसको क्या लेते हैं, 1:1 लेते हैं। अभी नोट करने की वाली बात नहीं, आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी चीज के इक्वल्स पार्ट किए जाते हैं तो उनमें रेशियो क्या माना जाता है, 1:1। जैसे आपसे क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, किसी भी 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो ये A है और ये B है। अगर इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो पॉइंट बीच में कितने आएंगे, 3 आएंगे ना, पॉइंट P, लेट्स से Q और एक पॉइंट मान लिया R। तो क्या क्या रेशियो होगा, 1:1:1:1:1। ऐसे आप करोगे, है ना। तो रेशियो क्या मान के चलोगे, 1:1 मानकर चलोगे, तब आंसर आएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना। तो ऐसे करना है। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। और कुछ बचा है तो मैं जरा देख ही लेता हूं, और तो सब हो चुका है बच्चों। आप किसी में क्वेश्चन ला सकते हो, कई सारी बुक्स आ रही हैं, एडुकाइड, अरिहंत और सवाल कई सारी आ रही हैं। तो चैप्टर 7 की समाप्ति होती है, आपसे सभी नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो नोट करने के बाद अब हम लगाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं आपका पूरा बता दिया है, नेक्स्ट पार्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे ओनली, है ना। तो ये पार्ट अभी इतना बेसिक है, मैंने फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं।